अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। आपका हमारा साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। बहुत सारी अहम खबरें होंगी, टॉप स्टोरीज होंगी, लेकिन सबसे पहले आज की कहानी पर नज़र डालेंगे। और ये कहानी है भूखे बादशाह और गरीब किसान के बारे में। तो सालों पहले एक बादशाह अपने गाँव में रूप बदल कर घूमता था और वो रूप बदलने के बाद अपने यानी बादशाह के बारे में मालूम करने की कोशिश भी करता था और उनके मसाइल को समझता था कि क्या मसाइल हैं। एक रात जब वो रूप बदलकर गांव में घूम रहा था तो अचानक बारिश होने लगी और उसके सामने एक घर था। उसने जल्दी से उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर एक किसान निकला जो बहुत गरीब था और अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश तेज़ थी तो किसान ने बादशाह को अंदर आने के लिए कहा। बादशाह ने घर में जाने के बाद पूछा, क्या आप मुझे कुछ खिला सकते हैं? मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। वो गरीब किसान और उसके घर वाले 3 दिनों से भूखे थे और उनके घर में एक दाना भी अनाज का नहीं था। किसान के दिल में आया कि भले ही हम भूखे हैं लेकिन हम अपने मेहमानों को भूखा रखना अच्छी बात नहीं है। अब किसान का ये सोचकर बेचैन हो गया कि अपने मेहमान का पेट कैसे भरा जाए। तभी उसने अपने घर के सामने वाली दुकान से चावल चुराने की तरकीब सोची, क्योंकि उसको कुछ और समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पैसे भी नहीं थे उसके पास, तो उसने सिर्फ अपने मेहमान के लिए ही 2 मुट्ठी चावल लिए और घर आया और पकाकर बादशाह को खिला दिए। इतनी देर में बारिश रुक गई और बादशाह खाना खाकर अपने घर की तरफ चल दिया। दूसरे दिन दुकान का मालिक अनाज की चोरी की शिकायत लेकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने दुकान के मालिक और किसान दोनों को अपने दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। सबसे पहले दरबार में पहुंचकर किसान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बीती हुई रात की पूरी कहानी बादशाह को सुना दी। किसान ने बादशाह को बताया कि मैंने चोरी की लेकिन मैंने घर वालों के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं उठाया, ना उनको खिलाया। और गरीब किसान की ये बात सुनकर बादशाह बहुत दुखी हो गया। बादशाह ने फिर किसान को बताया कि कल रात जो बंदा तुम्हारे घर आया था वो मैं ही था। और उसके बाद बादशाह ने दुकानदार से पूछा कि आपने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए देखा था? दुकानदार ने जवाब दिया, हाँ मैंने उसे उस रात चोरी करते हुए देखा था। दुकानदार की ये बात सुनने के बाद बादशाह कहता है कि चोरी के लिए पहले ज़िम्मेदार मैं हूँ और फिर तुम ज़िम्मेदार हो, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी करते हुए तो देखा मगर कभी उसके भूखे घर वालों को नहीं देखा और तुम अपने पड़ोसी होने का हक बिल्कुल भी नहीं निभा सके। इतना कहने के बाद बादशाह ने दुकानदार को दरबार से भेज दिया और बादशाह ने किसान की मजबूरी देखकर उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दे दिए। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें जो अड़ोस पड़ोस में हमारे लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। और ना सिर्फ ये माशरती तौर पर बल्कि हमें दीन भी हमारा यही सिखाता है कि पड़ोसियों के इतने हुकूक हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पड़ोसी है वो किस हाल में है। अपने खाना खाने से पहले उसकी ख़बर होनी चाहिए कि उसके घर में खाना है, अनाज है, उसने खाना खाया है या नहीं खाया है। तो आजकल हम जो है ना सब लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ दौर में, मसरूफ़ ज़िंदगी में जो है वो वक्त गुजार रहे हैं कि हम उस पर फोकस नहीं करते कि हम जो दौर गुज़र रहा है, हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं वो कितनी कस्मा पुरसी और कितने मुश्किल हालात में दौर में गुजार रहे हैं और कैसे गुजारा कर रहे होंगे। तो हम सबको चाहिए कि अपने करीब करीब लोगों पर नज़र रखें, रिश्तेदारों पर नज़र रखें कि किसको कब ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है और हम अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकते हैं। इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करेंगे। और आज जो है ना कराची में मौसम की सूरत हाल बहुत बेहतर नज़र आ रही है। मौसम में जो है ना वो खासी जो है हम देख रहे हैं कि तब्दीली नज़र आई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, अब उस धूप में कमी आ रही है, धूप की शिद्दत में। और आज तो बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर हो रहा है। कहा यह गया है कि 8 जुलाई से यानी बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया गया है और ये महकमा मौसमियात के मुताबिक हम बता रहे हैं। तो आइए आज के जो टेम्परेचर्स हैं उस पर नज़र डालते हैं कि आज दर्जा हरारत कहाँ पर और कैसा होगा। दिखाइए वेदर की सूरत हाल। तो हम देख रहे हैं कि आज कुछ पारा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा टेम्परेचर ज़्यादा हैं लेकिन इस वक्त क्योंकि वेदर क्लाउडी है और इतना ज़्यादा जो है ना सूरज की तपिश नहीं है, धूप इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं मौसम काफ़ी बेहतर लग रहा है। तो आज 35 से 36 डिग्री तक और 37 डिग्री तक पारा जाने का इम्कान है और यही हम देख रहे हैं कि ओवरऑल पूरे दिन में सूरत हाल रहेगी। उम्मीद है कि बारिश भी जल्दी हो और अब रहमत बने, जहमत ना बने। अशरफ खान साहब को वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक है। मौसम कैसा है आज? आप मौसम तो बहुत ज़बरदस्त है। मौसम को कहें तो कराची का मौसम आज देखें औसम हुआ हुआ है। कभी कभी होता है वैसे ये वाला मौसम ना। और महकमा मौसमियात ने कहा था कि 5 तारीख से कुछ ऐसे सूरत हाल बनेगी, लेकिन आज ही नज़र आ रही है। और आते हुए हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी जब मैं ड्राइव करते हुए आ रहा था अभी कॉजवे पे, और बाइक वाले रुक गए थे क्योंकि ड्रिजलिंग जैसी तेज़ होती है बाइक वाले के लिए ख़तरनाक हो जाता है। लेकिन जो गर्मी रही है अभी कराची में, मतलब मत पूछें। जो हम लोग जब बाहर जा रहे हैं फिर उसके बाद अंदर आ रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की हमारी तबीयत भी ख़राब हुई। और बाहर आपने देखा भी
स्ट्रोक जैसी जो सूरत हाल है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला ना। अब दूसरे मसाइल हैं, अब मौसम अच्छा हो जाएगा, बारिश होगी तो एक नए मसाइल शुरू हो जाएंगे। हाँ ये बात सही है कि तैयारियां अभी कैसी हैं ये भी देखना है कि भाई तैयारी कितनी आपने रखी हुई है। अच्छा, सबसे पहले इसी खबर को शामिल कर लेती हूँ मैं। आपने बारिश का भी जिक्र कर दिया, शहर कराची की भी बात हो गई, तो मैंने सुबह ये खबर देखी और मैंने कहा अच्छा ऐसा भी हो रहा है। तो खबर ये है, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने ऐलान किया है कि सिंध असम्बली कराची को न्यूयॉर्क का जुड़वां शहर करार देने की करारदाद मंजूर करे। दोबारा मैंने भी 3-4 दफ़ा उस खबर को पढ़ा, मैंने कहा क्या भाई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने ऐलान किया है कि सिंध असम्बली कराची को न्यूयॉर्क का जुड़वां शहर करार देने की करारदाद मंजूर करे। किस बेसिस पे? वो ही कह रहे हैं कि जब ये कराची में सारा रेवोल्यूशन आ जाएगा और जो है ना रेनोवेशन हो जाएंगी, ये सब हो जाएगा, तो ये न्यूयॉर्क के मुकाबले आ तो जाएगा। दुआ ही कर सकते हैं हम लोग, अल्लाह करे ऐसा कुछ हो जाए, अल्लाह मियाँ कराची वालों को ये सहूलत दे, ऐसा हम न्यूयॉर्क सिटी से इसको मिला सकें। अच्छा, ये बयान उन्होंने दिया है न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर फुल रामोस और उनके वफ़द से मुलाकात के दौरान। तो मतलब वो असल में प्रोटोकॉल में निकलते हैं ना, तो उनको सड़कें खाली मिलती हैं और ये 100, 90, 110 की स्पीड में जाते हैं। उनको क्या पता भाई क्या गरीब आदमी की हालत है, क्या वो परेशानी में घर जाते हुए नहीं, तो बात भी तो ऐसी करेंगे, समझ आए ना कुछ बात, नहीं, वो तो कुछ सब भी कुछ बोल करते देंगे। हैं, वो सब कुछ उनके करते हैं। वफ़द से मुलाकात करेंगे तो कुछ भी अपने आप को बना लेंगे। मैं खुद हैरान हो गई थी खबर पढ़ के अशरफ भाई कि क्या है ये, नहीं माशाल्लाह किस तरह करते हैं ऐसी बात। अच्छा है, अगले शायद 30 साल में कुछ ऐसा हो जाए। पिछले 20 साल में जो भी प्रोजेक्ट है वो तो मुकम्मल नहीं हुए। आप कराची को कराची नहीं बना सके, आप न्यूयॉर्क बनाने की बातें कर रहे हैं। बना दें, बहुत अच्छी बात है, हम तो कहते हैं उम्मीद यही है, लेकिन आपने कराची को आज तक जो है ना कराची नहीं बनाया। कराची जो है ना पीछे चला गया है बहुत ज़्यादा, अभी हम देख रहे हैं, बजाय आगे जाने के डेवलपमेंट के कामों में ख़ास तौर पर। अगली खबर है, कराची में BRT रेड लाइन पर जारी काम में तेज़ी लाने की हिदायत जारी कर दी गई हैं और सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि रेड लाइन के लॉट 1, लॉट 2 और बायोगैस डिपोज़ पर जो है वो काम तेज़ी से जारी है और दिन रात काम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो उन्होंने कहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट देने की भी उन्होंने कहा है कि स्टेक होल्डर्स उन्हें रिपोर्ट करेंगे और BRT का मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध ने UC सतह पर तरक्याती मैप बनाने की भी हिदायत दे दी है और उन्होंने कहा है कि जो टाउन का डाटा है वो मुहैया करने की हिदायत की है और कहा है कि UC और टाउन आबादी मकान सहूलियात की मैपिंग हो ताकि ज़रूरियात पर काम कर सकें। ये अशरफ भाई इस बारे में बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि डाटा नहीं होता तो मसाइल भी हल नहीं होते। UC लेवल पर, टाउन लेवल पर अगर डाटा होगा और वो प्रोवाइड किया जाएगा तो फिर यकीनन मसाइल हल हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी और खुशाइन चीज़ है। इसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 PCB ने नेशनल बैंक स्टेडियम को अपग्रेड करने का जो है वो इंदिया दिया है और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। अमली तौर पर इक़दामात भी शुरू हो गए हैं। ये जो इवेंट होगा चैम्पियंस ट्रॉफी का एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसका चैम्पियन पाकिस्तान भी रहा और इवेंट अगले साल 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक शेड्यूल है। पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करेगा और पाकिस्तान जो है 3 मकामात पर लाहौर, रावलपिंडी और कराची पर मैचेस करवाने के लिए तैयार है। दिफाई चैम्पियन हैं हम लोग चैम्पियंस ट्रॉफी के, तो उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में तो खैर बहुत ही हमारी कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, लेकिन अब कोशिश ये की जाए कि जो टूर्नामेंट्स में हमारी खामियां थी एक बहुत बड़े टूर्नामेंट में उसे हम चैम्पियंस ट्रॉफी में ना दोहराएं और अपना टाइटल बरकरार रख सकें। अच्छी चीज़ ये है कि कराची में होगी, लाहौर में होगी और रावलपिंडी में मैचेस होंगे और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि दुनिया भर से जो चैम्पियंस ट्रॉफी के में पार्टिसिपेंट्स हैं वो आएंगे और यहाँ पर मैचेस होंगे। इसके अलावा जो बैकअप खिलाड़ी हैं उनकी तलाश के लिए मुल्क भर में बैक वक्त 101 कैंप्स लगाने का फ़ैसला कर लिया गया है और 45 रोज़ा कैंप्स में 12 जुलाई से मुल्क भर में एक साथ इन कैंप्स को लगाया जाएगा और डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट PCB अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो है वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो तकरीबन 2500 के करीब बेहतरीन खिलाड़ियों को कैंप्स में तलब किया गया है जिनकी कोचिंग भी की जाएगी, जिनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, फ़िज़िकल ट्रेनिंग दी जाएगी और एक नया टैलेंट वहाँ से निकाला जाएगा। ये भी एक अच्छी चीज़ हमें नज़र आ रही है और ये होनी भी चाहिए। इसके अलावा महकमा तालीम सिंध अमरीकी तालीमी इदारों के साथ ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम शुरू करेगा और महकमा तालीम सिंध ने न्यूयॉर्क के तालीमी इदारों के साथ ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम शुरू करने का फ़ैसला किया है। और यही जहाँ पर ये हेडलाइन हमने अभी शेयर की ना कि कराची को न्यूयॉर्क का जुड़वां शहर करार देने की करारदाद हो, ये उसी मीटिंग में ये खबर भी सामने आई कि ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जाएगा महकमा तालीम सिंध की जानिब से।
इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और बेकरी पर सिंध सेल्स टैक्स अदा करना होगा। शादी हॉल्स पर भी मज़ीद टैक्स आयद कर दिया गया है। 15% तक सेल्स टैक्स इन तमाम जगहों पर लगा दिया गया है, जिनमें फार्म हाउसेस भी शामिल हैं, क्लब्स शामिल हैं, शादी हॉल्स शामिल हैं, गेस्ट हाउसेस शामिल हैं, होटल्स शामिल हैं। इसके अलावा डेबिट क्रेडिट कार्ड की अदायगी पर 8% सिंध सेल्स टैक्स अदा करना होगा और नकद अदायगी पर 15% सिंध सेल्स टैक्स अदा करना होगा। 1 जुलाई से ये टैक्स वसूल किया जाएगा। इसके अलावा मुल्क में आटे की औसत कीमत में जून के दौरान सालाना बुनियाद पर 30.8% कमी हुई और इसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को हुआ या नहीं हुआ, अशरफ खान साहब हमें बताएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 जुलाई को सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान किया हुआ है। तो वेलकम तो हमें आपको कर चुकी हूँ अशरफ भाई। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हुआ भाई, क्यों नहीं मान रहे ये लोग? होगी कल, फिर नहीं होगी, पेट्रोल पंप्स बंद होंगे नहीं होंगे, इस हवाले से ज़रा आवाम को बताएं कि अभी पेट्रोल भरवा लें, क्या करें? जी, कल जो मैसेज दिया है ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जो चेयरमैन है अब्दुल समीर खान साहब, इन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद गए थे। वहाँ उन्होंने उनको जो बताया कि इनके ऊपर जो टैक्स लगा है वो कह रहे हैं हमारे ऊपर नहीं लगता है, OMCs पे लगता है। हम उनके सप्लायर नहीं हैं, हम सेल करते हैं पेट्रोल पंप्स पे। बेसिकली इनका देखें कि जो पेट्रोल पंप पे होता है वो डीलर्स मार्जिन होता है, एक OMC मार्जिन होता है, एक डीलर्स मार्जिन होता है। मुल्क भर में तकरीबन 14,000 के करीब पेट्रोल पंप्स हैं। अब उनका ये कहना है कि वो जो आ रहा है, जो सप्लाई हो रही है बल्क में, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जैसे PSO है और दीगर प्राइवेट कंपनीज़ हैं पेट्रोल फराम करती हैं, उनके ऊपर ये टैक्स लगा है। हम डीलर्स हैं, पंप डीलर्स हैं और हम पेट्रोल जो है या डीजल हम बेच रहे हैं तो हमारे पर नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा ओवरऑल जो हुकूमत की जानिब से आया है कि सब पे लगा है, ये जिसकी भी वो काम हो रहा है हर कारोबार के ऊपर जो है ये टैक्स लगा है, तो अलग अलग सेक्टर में तो वो उनको देना होगा। अब यहाँ पे मसला ये है कि वो आवाम पे मुंतकिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका ओगरा जो है वो फ़िक्स रेट देता है। देखा होगा आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाएँ आप, पेट्रोल की एक प्राइस है। अब वो इजाफी रेट डाल के नहीं ले सकते हैं क्योंकि जो प्राइस है वो उनको इनवाइस देनी पड़ेगी। अब दूसरी बात ये है कि इनको पहले एक बात हुई थी, जब मैं FBR की एक मीटिंग में बैठा था तो उनको कहा था जितने भी पंप्स हैं उनके पॉइंट ऑफ सेल लगाए जाए, जो कैश में भी डीलें, जैसे 1 लीटर डलवा रहा है या 2 लीटर डलवा रहा है उसकी भी रसीद निकालें। तो उन्होंने कहा भाई इससे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। अब मजमूई तौर पर जो डीलर्स मार्जिन 7 रुपये समथिंग यानी 8 रुपये हम पर लीटर ले लेते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हमारा बिजली का खर्च, पंप मोटर चल रही होती है, जो बंदा खड़े होकर डाल रहा है, फिर लेबर है, फिर सारी मेंटेनेंस है और फ्रेट चार्ज होता है, ये सब तो कह रहे हैं वो सब कॉस्ट के साथ हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए कल से कहा है सुबह 5 बजे से जो है मुल्क भर में इन्होंने दावा किया है कि पेट्रोल पंप बंद कर देंगे और गैर मुअय्यना मुद्दत की अगर हुकूमत नहीं मानेगी तो हम पंप बंद रखेंगे। अच्छा, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा फिर तो वाकई। तभी अभी मैं आ रहा था तो पंप पे आपने भी शायद नज़र मारा होगा, पंपों पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि आवाम को परेशानी होती है, इन सारी चीज़ों में इसका हल हुकूमत को निकालना चाहिए और मुज़ाकरात करके आज इस मामले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ ये कि रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और बेकरी पर भी जाना वो सेल्स टैक्स अदा करना होगा 15% तक जो है। अच्छा, जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके ऊपर भी अब 8%, बाकी अगर आप नकद अदा करेंगे तो 15% से। देखिए SRB जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड वो है खिदमत पर सेल टैक्स वसूल करता है, जो सर्विसेज देते हैं। अब सर्विसेज कौन देते हैं? अब हम देखें अगर जाके जैसे पेट्रोल पंप है वो सर्विसेज दे रहा है उसके ऊपर लगेगा, बाकी बेकरी है वो सर्विसेज दे रहा है, इसके बाद दीगर हैं जैसे शादी हॉल हैं, बैंक्वेट हैं, इसके अलावा जो होटल हैं वो सर्विसेज देते हैं ना आपको, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो सर्विस चार्ज देते हैं, तो उसके ऊपर पहले ये 13% था, ये नहीं आज से, ये 4 साल से हो रहा है। 13% था पूरे जो KPK में भी है, पंजाब में भी, सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी, तो सिंध में सबसे कम था। तो इनका टारगेट जो पिछले साल है 237 अरब इन्होंने वसूल किया। इस नया जो माली साल शुरू हो गया इसमें 350 अरब रुपए का हदफ रखा है। अब ये 350 अरब किससे लेंगे? क्योंकि मैंने ये सवाल इनसे उठाया है कि अगर आप ले रहे हैं तो पूरे सिंध को लेना आप। अब अगर सवाल उठाएं SRB के चेयरमैन से कि आपका जो रेवेन्यू 237 अरब वसूल हुआ है कहाँ से हुआ है, आप यकीन करें इसका जवाब नहीं देते हैं। मसला ये है कि कराची आपको ये भी दे रहा है, आप यकीन करें 99.5% कराची दे रहा है, क्योंकि बाकी अगर आप सिंध में कहीं भी चले जाएं SST जो है नहीं कट रहा होता है, कट रहा होगा 1% कट रहा होगा, लेकिन 99% अगर हम देखें तो कराची वाले दे रहे हैं तमाम, क्योंकि सब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेड है ना। बेकरी पे जाएं वो भी आप जाके बेकरी पे लेते हो रसीद देता होगा, उसमें SST लिखा होता है, सिंध सेल टैक्स ऑन सर्विसेज का जो है टैक्स है
वो पहले 13% था, 15% लग रहा है। जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि भाई ये तो टैक्स बढ़ गया, तो टैक्स बढ़ा है तो क्योंकि उन्होंने टारगेट सिंध ने बढ़ाया, मजीद टैक्स भी लगाए इस बजट में सिंध हुकूमत ने। अब ये आवाम पे इजाफी बोझ है जो खिदमात पे सर्विसेज ले रहे हैं और आवाम को ही देना है ये, क्योंकि पॉइंट ये है कि कोई भी टैक्स हो आप किसी पे भी लगाएं, आवाम से ही वसूल होता है। बिल्कुल ऐसा ही, और आवाम के लिए मुश्किल खड़ी हुई है। बहरहाल और तो किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं हुआ। हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो खुर्शीद रहमानी साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, वो भी शो का हिस्सा हैं आज। वेलकम टू द शो खुर्शीद साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो कोई शेर सुना दे। मौसम बहुत अच्छा है, घूमते फिरते आप आ रहे हैं, सैर व तफरी करते हुए अभी आप पहुँचे। मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ मौसम के साथ साथ जो है वो हम अगर मजमूई सूरत हाल पर नज़र डालते हैं नहीं तो भाई दिल नहीं। दुखी होता है। उल्टी तो बात नहीं। उस पर वो लोग जो दुखी हैं, रात भी कुछ लोगों से मिला तो उन्होंने बड़ा दुख का इजहार किया। तो उस पर थोड़ी छोटी सी कुछ मिसरे हैं कि सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खुला तो देखा कि सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आँखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, उनके मैंने हाथ धुलाए, पाँव धुलाए और अपने आंगन में आसन लगवाए वाह। और तंदूर पर मकई के कुछ मोटे मोटे रोट लगाए। सरहद के उस पार से आने वाले मेहमान मेरी फसलों पर से कुछ गुड़ लाए थे। आँख खुली तो देखा कि घर में कोई न था और हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था। अच्छा। और होठों से मीठे रस का जायका अभी तक चिपक रहा था। ख्वाब था, शायद ख्वाब ही होगा। सरहद के उस पार कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद के उस पार कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद के उस पार कल रात कुछ ख्वाबों का खून हुआ था। तो आवाम के जो ख्वाब हैं वो चकनाचूर हैं, उनकी उम्मीदें चकनाचूर हैं और उनके ख्वाब ही हैं। यहाँ तो सरहद के उस पार वाले क्या, सरहद के इस पार वाले सरहद के इस पार की बात कर रहे हैं, चकनाचूर कर रहे हैं, ऐसे चकनाचूर कर रहे हैं कि क्या हमारी दुश्मन है। रोज जब आप आया करना तो कुछ ना कुछ याद करके आया करें, कुछ अच्छा सुना के जाया करें, है ना, कुछ डिफरेंट फ्लेवर आ जाता है। खुर्शीद भाई आते हैं बड़ा इनके पास बस टैक्स, बजट, ये वो बातें, खबरें, गंदी गंदी खबरें दिमाग ख़राब कर देते हैं। अच्छा जी, तो कुछ आज अशरफ भाई के लिए भी खबरें हमने संभाल के रखी हैं, लेकिन साथ साथ जो है ना खुर्शीद भाई हो क्या रहा है कि कराची में BRT रेड लाइन पर काम तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी गई है। शर्जील नाम मेमन साहब कह रहे हैं कि दिन रात काम होगा और जो डिपोज़ हैं उन पर भी काम होगा, इनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। तो सरहद के उस पार और इस पार अगर हम देखें तो बड़ी तरक्की हो चुकी है। वैसे खुदा ना खास्ता ये रेड लाइन तो नहीं है, यूनिवर्सिटी रोड वाला मंसूबा, खुदा ना खास्ता मैंने बोल दिया मैंने यार। अब इसमें कलर तो हाँ, होता वो है, भी है और मेरे ख्याल से वही है अभी अशरफ भाई। हाँ वही है अभी, वही है। क्योंकि वही अभी ज़्यादातर चल रहा है ना। वो ख़त्म होगा तो येलो और ब्राउन लाइन पे और ब्लू लाइन पे काम। तो बात यह है कि हम अभी आपने सरहद पार की बात की, तो हम जब रैपिड ट्रांजिट मंसूबे देखते हैं या मास ट्रांजिट मंसूबे देखते हैं और हमारे अतराफ़ जितने भी ममालिक हैं, अगर हम इंडिया को उठा लें, अगर हम चाइना को देखें, दीगर ममालिक पर नज़र डालें, तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा वाकई ज़रूरी है जल्द अज जल्द और तेज़ी से काम किया जाए। बहुत अजियत का शिकार है। अशरफ भाई तो बहुत डसे हुए हैं, उनका रूट ख़राब हुआ है। तो खुर्शीद भाई क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो मास ट्रांजिट मंसूबा है पूरे शहर के लिए, ये शहरियों के लिए तो एक आने वाले वक्त में बड़ा खूबसूरत मंसूबा है, लेकिन इसकी जो प्लानिंग है उसके अंदर कुछ खदोखाल उसके ऊपर बात की जा सकती है। अब जिस तरह गुलशन इकबाल की अगर हम बात करें तो उसका जो BRT मंसूबा है उसके अतराफ़ में अगर वो शहरियों की जो राहदारी जो रहती है अभी वो बिल्कुल नाकिस है, मतलब बहुत कम है। वो वहाँ से गुजर बसर जो है ना लोगों का बहुत मुश्किल से होता है। और दूसरा जो हमें डेडलाइन दी गई थी, जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट थी, उसमें कहा गया था कि ये 2021 में मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा, फिर 2022 में मुस्तकिल जो है वो इसकी जो डेट है वो मुस्तकिल पोस्टपोन हो रही है। तो जितना जल्दी ये मनसूबा मुकम्मल हो जाए तो शहरियों की जो अज़ियत है वो कम हो जाएगी, लोगों की जो मुसाफत है कम हो जाएगी। लोग वहीं से जो है वो कुछ निजी अस्पताल का रास्ता बनता है, वहाँ उनको पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर जो दफातर से लोग घर जा रहे होते हैं, अब आबादी का जो रुख है वो उस तरफ शहर के उस वस्त में ज़्यादा होता है। लोग न्यू कराची जा रहे होते हैं, गुलशन इकबाल जा रहे होते हैं, नीपा चरंगी जा रहे होते हैं, मौसमियात जा रहे होते हैं। ये जो एक ट्रैक है तो शहरियों के जो फ्लो है ट्रैफिक का उसमें खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो इस मंसूबे को और दीगर जो मंसूबे चल रहे हैं उनको जितना जल्द मुकम्मल हो जाए वो ज़्यादा शहरियों के लिए सुकूनत का बायस बनेगा। खुदा के वास्ते पूरे होने चाहिए। जी, पूरे होने चाहिए। खुदा के वास्ते न्यूयॉर्क बनाने जा रहे हैं, उस पर करारदाद हो गई है पास। अब आप ऐसी बातें ना करें। सॉरी, खबर खुर्शीद भाई को भी तो मैं बता दूं ज़रा,
खबर ये थी खुर्शीद भाई, और ये है आज की टॉप स्टोरी कि जो है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने ऐलान किया है कि सिंध असम्बली कराची जो है ना, कराची को सिंध असम्बली न्यूयॉर्क के जो जुड़वा शहर है उसका करारदाद पास कर दे और मंजूर कर दे कि कराची न्यूयॉर्क का जुड़वा शहर है। न्यूयॉर्क का सब यही सबका यही एक्सप्रेशन है, यही मुझे देख, मेरा खुद का भी ऐसी था। जुमले की हद तक तो बात हम ये इसको डाइजेस्ट कर अच्छा, वो अभी नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि जब हमारा ये काम हो जाएगा शहर में, हमारी जो रेवोल्यूशनल प्रोसेस चल रहा है, पता नहीं कहाँ है, क्या हो रहा है, तो उसके बाद कह रहे हैं। मैं तो ये दरख्वास्त करता हूँ मुराद अली शाह साहब से कि वो सिंध में कोई एक यूसी रोल ऑफ मॉडल बना दें जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो। वो न्यूयॉर्क की तो बात दूर की बात है, पूरे एक सूबे में कोई एक यूसी मॉडल ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट बना दें कि वो दिखा सकें पूरे पाकिस्तान में कि सिंध में एक यूसी ये है जो स्टेट ऑफ द आर्ट बनाई है। इसको ये पैरामीटर हमारे थे, ये हमारी ख्वाहिश थी, ये ख्वाब थे, ये वो विज़न था जो ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का विज़न नहीं है जो इसको लेके चल रहे हैं, उनका विज़न कुछ और था। उस विज़न पर अगर चलें तो शायद ये स्टेट ऑफ द आर्ट बना सकें उस विज़न को। स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं आप बोले, न्यूयॉर्क सिस्टर सिटी बना सकते हैं अगर उस विज़न पे लेके चलें तो। अभी कितने 50 साल कितने साल बोले थे अशरफ भाई आपने? 30 साल बाद 50 साल 30 साल। अच्छा जी, तो BRT के काम तेज़ हो रहा है, खुश हैं आप? बस दुआ है। देखें, मैं K4 मंसूबा के लिए दुआ करता हूँ। मैंने आपको बताया कई बार कि 2016 में शुरू हुआ था, 8 साल गुजर गए। हाँ। दुआ है पूरा हो जाए, अगले 3 साल होता हुआ पूरा नहीं हो रहा है, दुआ है। अब वो उससे मिलता जुलता क्यों चीज़ें, ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी चीज़ें, शायद बहुत सारे लोग जो करारदाद देते हैं, मे बी पॉसिबल, मैं तो नहीं गया हूँ लेकिन वो भी नहीं गए होंगे, तो उन्होंने देखा नहीं है वहाँ की तर्ज ज़िंदगी, वहाँ की रहन सहन, वहाँ की सहूलतें। आप सिर्फ मास ट्रांसिट मंसूबा उठा के देख लेना, उनका सब छोड़ दें आप, जो उनका ट्रांसपोर्ट, अभी हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे बात करें ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर आप उठा कर देखें तो लोग अपनी गाड़ी, बाइक का तो खैर तस्वुर बहुत ही कम है, लेकिन अपनी गाड़ी या जो है ना इस तरह की ट्रांसपोर्ट जो है वो ले जाना प्रेफर नहीं करते। उनको ये है कि भाई सहूलत से जाएंगे बस में बैठे। आपको बताऊँ, वहाँ बाहर मुल्कों में जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है ना, उससे पहले वो जो इलाके आते हैं, ये गूगल पे करके पढ़िएगा। मैंने एक दिन पढ़ा कि मैंने कि जैसे हमारे मंसूबा होता है, शुरू कर देते हैं और सबको आप ना उसको सड़क दो ना कुछ दो, कच्चे में चले, पहाड़ पे चले, जिस पे भी चले, वहाँ वो उन रहायशियों को नोटिस देते हैं, बताते हैं कि ये होगा और इसकी बाईपास ये होगा है ना? और इतने टाइम फ्रेम में होगा, क्योंकि वो टैक्स दहंदगान है, उनका पैसा उस प्रोजेक्ट में लग रहा है, उनको बताना पड़ता है एक पैनी की चीज़। एक पैनी, हम पैनी किसे कहते हैं? एक पैसा। हमारे यहाँ एक पैसा टैक्स कहाँ लगा रहे हैं वो उनको बताते हैं और उनको तकलीफ नहीं होगी उसकी भी वो। और अगर कोई शहरी सवाल कर ले कि आप ये, वैसे फॉर एग्जांपल आपने 3.6 बिलियन का बजट जो है पास कर लिया, तो आपने क्यों ये 3.6 बिलियन, ये तो इतने का तखमीना बन रहा है क्या है, तो उसकी डिटेल्स उसको पर्सनली फॉरवर्ड करते हैं और दी जाती हैं। तो ये हमने एक्सपीरियंसेस में देखा है, लोगों ने बताया। यहाँ तो चढ़ जाते हैं, यहाँ आएगा ही नहीं जवाब आपको, आप अदालत पहुँच जाए आपको कोई फाइल ला के नहीं देगा। आप तो ईमेल करने की बात कर रहे हैं। वैसे करके देखना चाहिए अशरफ भाई, ट्राई तो करें बंदा। हम सवाल करते हैं वो नाराज होते हैं। आप ये करें BRT का ना, आप डालें आज ईमेल, इंशाल्लाह देखेंगे ना क्या रिस्पांस आता है, नहीं आता। RTA फाइल कर दें। हाँ, पता तो चले वाकई हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है। अच्छा, ये क्या खबर है, मुल्क में जो आटे की औसत कीमत में जून के दौरान सालाना बुनियाद पर 30.8% जो है वो कमी है इदारा शुमारियात के मुताबिक। तो अशरफ भाई, इसका इम्पैक्ट नज़र आया? आटा सस्ता हुआ? जी, आटा सस्ता तो हुआ क्योंकि आपने इंपोर्ट गंदम जो लाए, तो हमारी सरकारी कीमत क्या है पहले समझना होगा। जो सिंध में या पंजाब में, तो सिंध में थी 4000 रुपये मन, तो फ़ी किलो 100 रुपये थी। अब आपकी जब सप्लाई बढ़ी तो अब यहाँ पे रेट नीचे आ गया। अब आप 4000 रुपये फ़ी मन जो था, अब 3200 रुपये ऊपर मार्केट रेट दे रहा हूँ। यानी आपके पास गंदम है तो मैं 3200 में ले रहा हूँ। उसकी वजह से गंदम सस्ती हुई तो आटा प्राइस जो है वो भी नीचे आ गई। एक वक्त था इम्पोर्टेड गंदम है जी, इम्पोर्टेड। अब तो लोकल भी आ गई। जरूरत क्या पड़ी हमें? हमारी गंदम नहीं थी, खुद नहीं। ये तो सवाल आपका बहुत अच्छा है। जो साहब का निगरान सेटअप था, हाँ, उनको जाके बताया गया कि 40 लाख मेट्रिक टन शॉर्टफॉल है हमारा। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि क्या है, क्योंकि होता ही है हमारे जब गंदम होती है फसल, और इनका भी ताल्लुक है इंटीरियर से, तो ये भी बताएंगे इसमें खुर्शीद भाई भी। तो इसमें ये कि जब गंदम होती है तो हमारे यहाँ माशाल्लाह से मुसलमान हैं, तो उसको स्टॉक कर लेते हैं। 100 रुपये की गंदम बिकी 140 रुपये की, तब स्कैंडल नहीं बना। ये मैंने खबर भी दी। हाँ, आपने बड़ी इस पर बात की। ठीक है, 100 रुपये का गंदम 140, सरकारी कीमत क्या थी
100 रुपए, सही, 140 सही। रुपए की आम आवाम को गरीब 1700 रुपए का 10 किलो आटा बिका, कोई नोटिस नहीं हुआ, कोई वजीर आजम की कुर्सी नहीं हिली, कोई वजीर आला की कुर्सी नहीं हिली। लेकिन जब इम्पोर्टर्स ने इंपोर्ट किया, और ये मैं इसको कैटेगोरिकली कहता हूँ, ये बोल रहे हैं स्कैंडल, जब वो 140 रुपए की गंदम आ गई 80 रुपए की तो स्कैंडल बन गया। तो सवाल है ना ये मेरा, मैंने रिपोर्ट किया, मैंने होलसेल से पूछा, मैंने फ्लोर मिल से पूछा, उन्होंने कहा 140 की गंदम इस वक्त कितनी की है शब साहब? मैंने कहा 80 रुपए की। 80 रुपए की है तो हमारी कॉस्ट 20 रुपए डालो तो 100 रुपए से नीचे का आ रहा है, अब तो और गंदम नीचे आ गई है। तो कहने के इससे किसको फ़ायदा हुआ? मैंने आवाम को। तो कहने तकलीफ तो होगी। जिन लोगों ने 100 रुपये की गंदम स्टॉक करके बेची 40-40 रुपए मुनाफे पे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। जो इंपोर्ट करके सस्ती गंदम दे रहे हैं, आवाम को फ़ायदा दे रहे हैं, आवाम को कैसे फ़ायदा दे दिए? तो गुनाह कबीरा है। ठीक है, अब इस वक्त ये जो दिया, अब आप गंदम की बात करें, अभी खबर आई है अपडेट के फ्लोर मिल्स ने प्राइस बढ़ा दी। फ्लोर मिल्स ने नहीं बढ़ाई है, 2.5% इनपुट टैक्स लग गया है वफाकी बजट में। और जो प्राइस क्या है भैया? वो ये है कि जो इनपुट है, यानी कोई भी प्रोडक्ट है जो पैक करके आटा आता है, हाँ। पैक प्रोडक्ट जैसे कि मैदा हो गया, सूजी हो गया, आटा हो गया, फ्लोर मिल्स जो रजिस्टर्ड हैं, जो पूरा पैक करके दे रही हैं, उस पर नया खुर्शीद साहब 2.5% लग गया है। और 20 किलो का आटे का थैला है, उस पर 40 रुपये आपको टैक्स देना होगा। नहीं तो अब जो खुला आटा लेंगे तो सस्ता मिलेगा, और ये थैले वाला आटा लेंगे तो खुला ब्रांड का आटा जो लेते हैं हम, वो क्या कहलाता है कि आपका वो होता है छोटी चक्की का, वो जो हम लाल गंदम का लेते हैं, प्योर गंदम से निकालते हैं। फ्लोर मिल पे जो होती है, जो गंदम डालते हैं तो सूजी मैदा ये सब निकाल लेते हैं, तो इससे वो आपको जो है वो आपको 2.5 नंबर आटा मिलता है। तो बहुत फ़र्क होता है। वो जो वो वाला होता है छोटी चक्की का जो हम लेते हैं, लाल आटा जिसे कहते हैं, उसकी प्राइस हमेशा से ज़्यादा होती है, लेकिन उसके ऊपर भी लग जाएगा ना। आप एट दी एंड पैक करके दे रहे हैं, हाथ में तो नहीं लेके जा रहे। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो पैक है वो इट विल बी टैक्स। अब कोई भी चीज़ है आप हाथ में तो नहीं लेके जाएंगे। दूध के डब्बों पर भी लगा ना? जी सब पे लग गया है, कोई चीज़ नहीं बची। ये बता दूँ, कोई चीज़ कोई आइटम करें, 7000 आइटम है जो आवाम यूज़ करती है, वो 7000 आइटम पे उसकी कैटेगरियाँ अलग अलग, उन सब पे टैक्स लग गया है। और वो जो टैक्स लगा है वो आवाम देगी। वो टैक्स लगा है 3000 अरब रुपए। वो टैक्स जो है आवाम कैसे देगी ये मैं खुद समझ नहीं। देखा मैंने क्या बोला था कि कैसी बातें करते हैं, टेंशन देना शुरू कर दे बैठे बैठे। क्या सवाल करती हूँ, कहाँ ले जाते हैं तो मुसीबत में। पूरा सिचुएशन मतलब अभी बस टैक्स और जो है टैक्स और टैक्स। अभी तो अशरफ भाई के पास और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि हमें टेंशन देते रहे। इसीलिए खुर्शीद भाई से मैंने कहा था कुछ सुना दें ताकि कुछ माहौल बदल जाए। ब्रेक ले लेती हूँ मैं अभी इस वक्त, जो है ना सिनेरियो को चेंज करने के लिए वापस आते हैं, उसके बाद बात होगी। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात कर रहे थे हम लोग खबरों के हवाले से। अच्छा जी, खबर एक बहुत अच्छी ये भी है कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट करने जा रहा है। अब आप चुप रहे, आप कोई टैक्स इसमें नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा अशरफ भाई। तो खुर्शीद साहब, बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान में जो है वो, और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में इसके मैचेस भी होंगे, और नेशनल स्टेडियम को जो है वो रेनोवेट करने की बातें, मोहसिन नकवी साहब भी आए थे बतौर PCB चेयरमैन, तब भी उन्होंने कहा था कि नेशनल स्टेडियम को जो है वो मज़ीद खूबसूरत किया जाए, तज़ीन और आइश पे काम हो, सीटिंग कैपेसिटी पे काम हो। तो आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ वैसे इस तरह की चीज़ों के लिए, क्योंकि ओवरऑल दुनिया भर में जो कदगन लगाई जाती थी ना PSL स्टार्ट होने के बाद से लेकर अब तक कि ये जी वहाँ टीम्स नहीं जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान होस्ट नहीं कर सकता, बड़े इवेंट्स तो करा ही नहीं सकते, तो सबको चुप लग जाती है। देखिए, ये बड़ी खुशाइन खबर है, और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का जो चेहरा है वो उभर कर सामने आएगा। उसके अलावा जो पाकिस्तान की जो मेज़बानी है उसकी सूरत में एक मुल्क में जो स्पोर्ट्स की जो सूरत हाल है उसमें भी खासी बेहतरी और खुशाइन की जो सूरत हाल है वो सामने आएगी। हाँ जी। उसके अलावा जो हमारा मकामी सतह पर जो टैलेंट है, खा वो स्पोर्ट्स में फ़ुटबॉल की सतह हो, क्रिकेट की सतह हो, स्नूकर की हो, जो भी हमारे छोटे खेल होते हैं, उनके लोगों में, उन खिलाड़ियों में भी एक अंदर से खुशी उभर कर सामने आएगी कि हम पाकिस्तान जो है वो मेज़बानी का शर्फ उसको हासिल हुआ है, और फिर वो जो टैलेंट हमारा जो छुपा हुआ है वो भी निखर कर सामने आएगा। दूसरी एक बड़ी अच्छी चीज़, मोहसिन नकवी साहब जब PCB के चेयरमैन बने तो इन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट सतह पर जो है वो क्रिकेट की एकेडमीज़ और उनको उन खेलों को फ़रोग दिया जाए। इससे कबल ये नहीं था। हाँ। और इस सूरत हाल में ये होगा कि जो हमारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता भी है, अच्छा परफॉर्म करता है,
लेकिन वो टैलेंट उभर कर सामने नहीं आता, और क्योंकि इसलिए नहीं आता क्योंकि वो प्लेटफॉर्म उसको नहीं मिल पाता। अंडर 20 और इस तरह की जो टीम एजेस जो होते हैं। अच्छा, डोमेस्टिक हमेशा से रहा, लेकिन खुर्शीद भाई हुआ ये कि इमरान खान साहब जब आए ना, उसके बाद उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट और इस पर ज़रा पाबंदियाँ उस वक्त लगाई। उनका विजन कुछ और था कि हमारे यहाँ इस तरह से टैलेंट प्रोड्यूस हो और यहाँ से जो है वो मेन बोर्ड से लोग आएँ, तो वो अलग विजन था, लेकिन वो हमें कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आया। खैर बहरहाल ये जो रॉ टैलेंट है ये डोमेस्टिक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टैलेंट है, उसको जो है वो प्यूरीफाई करके वो ऊपर लेकर आएंगे। तो नौजवान तो उसमें बड़ा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि यार एक बड़ा बहरहाल, लेकिन हम तो खैर हम उम्मीद ही यही करते हैं और अच्छी बात ही करने की कोशिश करते हैं कि भाई अल्लाह ताला ने चैलेंज जो हुआ सो वो आगे। 101 कैंप्स भी लगाया जा रहा है अशरफ खान साहब, और उसमें ये होगा कि जो बैकअप खिलाड़ी हैं उनकी तलाश की जाएगी, क्योंकि नया टैलेंट किसी तरह से लाने तो PSL बहुत बड़ा मौका होता है, लेकिन उसके साथ साथ फिर वही वाली बात जो भी खुर्शीद भाई भी कर रहे थे कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर वापस फोकस करना पड़ेगा और वहाँ से हमें रॉ टैलेंट को लाना पड़ेगा। तो 45 रोज़ा कैंप्स लग रहे हैं 12 जुलाई से। बस बिल्कुल ठीक है। मुल्क भर अगर में हम देखें जो सबके, अगर मैं प्रोग्राम देखता हूँ, जो स्टार हमारे क्रिकेटर रहे हैं वो सब यही कहते हैं कि जो रॉ पे हमें जाना पड़ेगा, यानी कि मुख्तलिफ इलाकों में जो बच्चे खेलते हैं उनको। अब आप देखें पहले कराची से कितने अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के नाम आते थे जी, अब यहाँ पे ग्राउंड आप ढूंढने को नहीं मिलते हैं। कोई इतना ज़बरदस्त बच्चा है, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, मैंने एक देखा था, मतलब वो बॉल करा रहा था, वो उसकी स्पीड देख रहा था कि वो बैट्समैन खड़ा हुआ है, वो देख रहा है बॉल कराई, वो बॉल कब पीछे से गई वो कीपर को नज़र नहीं आई, इतनी स्पीड करा रहा था। अब ये बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज का जो हमारा सेगमेंट है वो बहुत ही कलरफुल है और आपको दिखाएंगे भी कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि जो है ना हम ये देख रहे हैं कि फ़ैशन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा इन ट्रेंड रहती हैं और हमेशा उनकी खूबसूरती, उनकी वैल्यू, उनका जो यूनिकनेस है ना वो बरकरार रहती है। तो ऐसे ही एक टैलेंट, एक आर्ट जो है वो क्रोशे मेकिंग का भी है, जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि क्रोशिया का काम जो हमारी नानियाँ दादियाँ करती थी वो आज पहले बीच में ऐसा लगा कि एक स्पैन आया कि बहुत ज़्यादा मादूम हो गया, लोग नहीं सीखते, लोग नहीं करते, किसी के पास इतना वक्त नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन फैशन है, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें और इसमें बहुत तरह की एडवांसमेंट मैं देख रही हूँ कि नज़र आ रही है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने एक शो किया था जिसमें आपको दिखाया था कि वो फ्लावर मेकिंग वगैरह पर ज़्यादा काम कर रही थी, गिफ्टिंग पर्पसेस के लिए जो है ना वो चीज़ें इस तरह से प्रिपेयर की जा रही थी। तो आज भी मुझे वो नज़र आ रहे हैं, कुछ प्यारे प्यारे फ्लावर्स बने हुए जो कि अभी आप देख भी रहे हैं, फ्रेम में आपको नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और बहुत यूनिक चीज़ें हैं जो कि क्रोशिया से हो रही हैं और आजकल इन ट्रेंड बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। जैसे अभी मैं ये देख रही हूँ कि ये एक फ्रेम है और हम देखते हैं कि ये जो जब बच्चों की पैदाइश होती है तो उस पर जब बेबी शावर्स हो रहे हैं या बच्चे जब उनकी वेलकमिंग पार्टी होती है, बच्चे घर आते हैं तो इस तरह की चीज़ें बलून्स वगैरह के साथ या उनकी जो ना मेमोरी इस तरह से बनाई जाती है। तो ये सारा क्रोशो से हम पैनाफ्लेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा इन थे, लेकिन आज मैंने देखा कि यहाँ पे क्रोशो मेकिंग हुई हुई है और ये क्रोशे से बनाया हुआ है। इसी तरह बर्थडे का एक नज़र आ रहा है, बहुत ही क्यूट सा फ्रेम, ये भी जो है वो उसी से बनाया गया। आप ये देखें, इसी तरह निकाह की जो है ना वो चीज़ें बन रही हैं कि जहाँ पर आप ये देखें कि निकाह की मेमोरी वगैरह के लिए भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा और बहुत कुछ है, हम आपको वो भी दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। पहले जी नानियाँ दादियाँ जो है वो सिर्फ ये वाले स्वेटर्स और ये कपड़े, छोटा बच्चा आ रहा होता था तो इसकी तैयारी शुरू हो जाती थी, उसका बिस्तर, उसके छोटे छोटे कपड़े, कैप्स बनाती थी। ये भी बन रहा है और बहुत सॉफ्ट हैं। तो इसके साथ साथ बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं और इस आर्ट को लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं। तो इसी हवाले से बात करने के लिए अफशां खत्री मेरे साथ हैं जिन्होंने सारी चीज़ें बनाई हैं, बनवाई हैं। अफशां, सबसे पहले तो ये बताएं, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। खुद करती हैं आप या बनवाती हैं, करती हैं, क्या होता है? मैं सब काम खुद करती हूँ, सारा। वेरी नाइस। कब से कर रही हैं आप ये शौक़ तो पहले से ही है, लेकिन एज अ प्रोफेशन मैंने इसको 2-2.5 साल से शुरू किया। तो किससे सीखा आपने? ये घर में किसी से सीखा है, अपने बड़ों से या जो घर में पहले अपनी मदर से सीखा, पहले अपनी मदर से सीखा, फिर 1-2 इंस्टीट्यूट से कोर्स किए, तो इस तरह जो है वो अपनी स्किल को ग्रूम किया। वेरी नाइस। कोर्सेज वगैरह कहाँ से किए और क्यों करने की ज़रूरत आपने सोचा, महसूस की? क्योंकि वक्त के साथ साथ जदीद टेक्निक्स जो है वो सीखनी पड़ती हैं आपको, क्योंकि पहले तो सब दुपट्टों पे और शर्टों पे ही काम हुआ करता था। बच्चों की चीज़ें बनती थी ना, हाँ, दुपट्टों पे भी बना ली या शर्ट्स पे बना लिया, लेकिन अब जो है ये फ्लावर्स वगैरह इसके लिए जो है वो
थोड़ा सा मज़ीद आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत प्यारे लग रहे हैं ये फ्लावर्स भी जो बने हुए, ट्यूलिप्स आपने बनाए हैं जी। और सनफ्लावर भी बनाया है। तो कितना टाइम लगा आपको इसको प्रोफेशनली सीखने में? ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि आपको बेसिक अगर आता है तो प्रोफेशन आप बहुत आराम से जल्दी से सीख लेते हैं। तो आपने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, ज़रा बताएं इसके बारे में। ये क्या पड़े हुए ये हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ मैंने हुप्स बनाए हुए हैं और क्रोशेट के साथ कुशन्स हैं, बेबी ब्लैंकेट्स हैं, ये कुरान कवर है। वेरी नाइस। तो अभी जैसे कि मेक टू ऑर्डर भी है, जैसे ऑर्डर होता है कस्टमर का तो आप जो है वो आप उस पर बना देते हैं। पसंद कर रहे हैं इस वक्त लोग क्रोशियो को या नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि पहले तो आजकल बहुत ये- ज़्यादा इन फैशन जी, था। आजकल बहुत ट्रेंडिंग हुआ हुआ है, स्पेशली ये फ्लावर्स जो है बुके वगैरह ये बहुत ट्रेंडिंग है और गिफ्ट करने में बहुत अच्छे लगते हैं। सही। अच्छा, ये जैसे आपने कुरान पाक का जुज़दान बनाया है और जैसे ये कलर्स हैं, एक और चीज़ वो क्या है? वो बेबी ब्लैंकेट है। हाँ, अब उसमें जो कलर्स हैं ना बिल्कुल कंट्रास्ट में, लाइक वाइट, रेड एंड ब्लू, टील ब्लू कलर, ये सब इतने रंग छोड़ते हैं जिनको अगर आप वॉश करो जी, जी। तो ये जो ये धागा होता है ये कलर तो नहीं छोड़ता नहीं, कि ये नहीं, एक ये के ऊपर कलर दूसरा नहीं चढ़ छोड़ता, जाएगा, नहीं। वॉश करेंगे। बच्चों की चीज़ें तो मुस्तकिल धुलती हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कलर नहीं छोड़ते और ये जैसे क्योंकि हैं इतने as it is vibrant, रहते हैं। इतने अच्छे लेकिन colour लग हैंड रहे हैं। वॉश के लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको मशीन वॉश ना करें, हैंड वॉश करें। सही। ये बॉटल कवर जो है वो आपने बनाया है? जी, बॉटल कवर है very जी, nice, बॉटल जबरदस्त। और ये ब्राइडल बैग है, किचन्स वगैरह है, कप कवर है, ये जो है इसको कप। हाँ, ये कुछ अलग सा है। जी, ये different क्या है। है? इसको डेकोरेशन के लिए यूज हाँ, कर एज अ डेकोरेशन। ये देखें एज अ कप जो है, अगर आप पी रहे हैं एज अ गेस्ट को देंगे तो थोड़ा सा वो अच्छा ये लगता है। चढ़ा उतार सकते हैं जी किसी जी, भी ये कप पे? वॉशेबल भी है और उसको आप उतार भी सकते हैं और दोबारा लगा भी सकते हैं। ओह जबरदस्त। तो यानी आप 6-7 मंगवा लें और जब आपके गेस्ट हो जी जी, बिल्कुल लगा के ना भी प्रेजेंटेबल है थोड़ा सा। गुड, वेरी नाइस। ये अच्छा है, ये यूनिक मुझे लगा, डिफरेंट है। और ये क्या है? ये जो है एयरपोर्ट्स कवर्स हैं। अच्छा, हाँ, मैं इतनी देर से सोच रही हूँ इस पर क्या रखेंगे। एयरपोर्ट्स कवर्स हैं, आप बैग में जो है वो आराम से इसको हैंग कर सकते हैं। हाँ, अब तो हर बंदे के पास जी, एयरपोर्ट या बिल्कुल ऐसा एयरपोर्ट्स या जो है ना वो होते हैं हैंड्स फ्री ज़रूर होते हैं, जी तो बिल्कुल। वो पूरे बैग में मिक्स हो जाते हैं, फिर ढूंढते रहो। तो ये और बैग ये में हुप्स भी बहुत ट्रेंडिंग है आजकल। कोई भी आपका ओकेजन है, आप उसको अपनी मेमोरी में सेव कर लें। जैसे इसमें ही मैंने किया है, बर्थ टाइम, बर्थ डेट हाँ, सब हाँ, लिखा हुआ है, तो ये एक सेव हो गया है मेमोरी में। सही बात है। तो ये जो इनके प्राइसेस हैं वो क्या क्या हैं? क्योंकि हैंडवर्क है और ज़ाहिर है एक यूनिक चीज़ होती है, तो ये जैसे हुप्स वगैरह बनवाना चाहें तो इनके स्टार्टिंग प्राइस क्या हैं? इनमें साइजेस भी डिफरेंट मिलते इसमें हैं? साइज़ डिफरेंट होते हैं। ये 7x7 की हैं, ये मैं 2000 से स्टार्ट करती हूँ और जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता है इसका जो है वो प्राइस जो है कितने वो दिन में बना देती हैं आप? मैं 1 वीक से 10 डेज़ का टाइम लेती हूँ, 8 to 10 डेज़ का टाइम लेती हूँ। अच्छा, इतना वक्त लगता है इसको जी, बनाने में? क्योंकि थोड़ा सा फिनिश भी करना पड़ता है, लेकिन कोई अर्जेंट कहता है तो मैं 3-4 दिन में भी बना देती हूँ। सही। अच्छा, और इसके अलावा जैसे ये बैग हमें नज़र आ रहा है मरून कलर जी, का, ये वेरी bridal नाइस bag। एंड अट्रैक्टिव माशाल्लाह। तो ये इसके क्या प्राइस हैं? इसके अभी जो है प्राइस, ये तो मैंने अपना एक एज अ सैम्पल पीस बनाया हुआ है, लेकिन अभी ये कि प्राइस जैसे कस्टमर की डिमांड पे होगा, साइज़ वगैरह, तो उस हिसाब से फिर इसके प्राइस सही। एडजस्ट हो जाएंगे। और ये जो बेबी सेट्स नज़र आ रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें आप ये जो मुझे ब्लैंकेट्स उठाना ही हैं, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इसको ये ब्लैंकेट्स हैं, लेकिन इसके साथ मैं स्वेटर उसको भी उठाना बनते चाह हैं। रही हूँ, देखती हूँ ये क्या क्या है। अभी तो ये सिर्फ ब्लैंकेट्स ही हैं, खाली अच्छा, हाँ, लेकिन क्योंकि उसमें ये होता था ना, इसमें स्वेटर भी बनते बिस्तर भी हैं। बनाती थी ना नानियाँ दादियाँ पूरे नहीं पूरे। नहीं नहीं, इसमें अभी सिर्फ फिलहाल ओढ़नी है ये, और इसके साथ है कैप कितनी बनती है। जी, लाइट कलर्स हैं बच्चों के। अच्छा, ये ना इस तरह की चीज़ें वो भी होती थी, जैसे घरों में खाना भेजते ना तो ऊपर से डाल के हाँ भेजते जी ना, जी, वो छोटे होते हैं थोड़ा छोटे साइज छोटे। में। इसको ये देख थोड़ा के सा मुझे याद आया कि इस तरह से हाँ। मेरी नानी जो है ना वो ट्रेस पे रख के देती थी। दिस इज नाइस, बहुत अच्छा। अभी मैं इसको देख रही हूँ, सारा चेंज हो गया है सब कुछ, दोबारा फैशन में जी, आ गया बहुत सब। फैशन में आया हुआ है आजकल ना। और देखते है हैं ब्लैंकेट्स। अच्छा, इनके पिलो कवर्स, कुशन्स वगैरह भी जी, बनते वो हैं आप बच्चों के जैसे हैं? जैसे जो चीज़ डिमांड होती है वो बन जाती है ना। ये तो मेरे ख्याल से सर्दी के मौसम में ज़्यादा यूज़ जी, करने का ही है ना, बिल्कुल, गर्मी जी, में तो जी। दिखाएं या एसी वगैरह में आप ये देखिए थोड़ा बड़ा साइज़ है, नाइस। सही। इनके प्राइसेस क्या हैं? क्योंकि ये भी सेट्स के हिसाब से ही है ना, कि आप सेट में कितने पीसेस बनवा रहे हैं। नहीं, अब एक आइडिया तो आप आइडिया देना। है हाँ। कि ये कोई 6-8 थाउजेंड से मैं स्टार्ट करती हूँ। सही।
और जितना सेट में पीसेज होंगे, जितनी चीज़ें होंगी उसके अकॉर्डिंग होगा। इसी तरह जी। सही सही सही। और ये बेबी सेट्स वगैरह आप ऑर्डर करते हैं लोग, क्योंकि बच्चों के अब कपड़ों में क्या हो गया है कि घरों में बनाने का और उनको करने का रुझान खत्म हो गया, मुझे ऐसा लगता है। जिसको हैंडमेड का जिसकी समझ है, जिसको पता है, वो अभी भी जो है वो प्रेफर करते हैं। ओए जूते भी हैं जी, वो अभी भी प्रेफर करते हैं। नाइस। मिटन्स हैं, जूते हैं, वो है शूज है ना? हाँ, एंड दिस इज और दोनों में है। इसमें कैप भी है। ये देखिए कितना, कैसे दिखाऊं कमर भाई, दिखाएं कितना क्यूट है। हाँ ये बहुत, मुझे तो इसका ऐसे क्रोशियो के जो कलर है ना जी, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बहुत डार्क कलर इतने भी अच्छे आते कलर्स हैं। आए हैं और बहुत ही रिच है, लाइक लाइट में भी ना रिच कलर्स हैं, जैसे colours ये कितने लाइट कलर्स हैं लेकिन रिच हैं कलर में, अट्रैक्टिव है। वेरी नाइस। इस तरह के सेट्स कितने तक में बन जाते हैं जो सूट और ये मिटन्स वगैरह कैप वगैरह के साथ हो? 3500 से स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ कैप और